हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। सो इनके प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है, आपको जनरल क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। सो हेनरी फ्योल थे कौन? फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर थे, फादर थे जनरल मैनेजमेंट के। ही वॉज इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजर थे। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी थी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। सो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है, प्रिंसिपल का मतलब है गाइडलाइंस, काम करने के तरीके बताए थे उन्होंने। जो उन्होंने बेसिक हमें फंक्शंस दिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उन्होंने कहा था इनको एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैं आपको एक प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस प्रोवाइड करा एंड यू हैव टू फॉलो दैट। ये फ्लेक्सिबल है और यूनिवर्सल है, सब इसको यूज करते हैं बट दे आर फ्लेक्सिबल। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके अकॉर्डिंगली इन प्रिंसिपल्स को मोल्ड कर सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज अ डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब है काम को डिवाइड करना। सारा काम एक बंदा नहीं करता, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके सारे लोगों को असाइन कर दिया जाता है। किसके बेसिस पे साइन करते हैं? उनकी स्पेशलिटी के बेस पे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में जाते हो, सारा काम एक बंदा नहीं करा, एक कैश काउंटर पे बैठा है। एक बंदा होता है जो एफडी खोल रहा होता है, एक बंदा होता है जो लॉकर ऑपरेट करवा रहा होता है। तो ठीक है, सारा काम एक बंदा नहीं करता। सो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है सारे काम को डिवाइड कर देना लोगों में। किसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करना? उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है डिवाइड कर देना इनटू अ स्मॉलर पार्ट, और हर पर्सन को काम दिया जाता है उसकी स्पेशलाइज्ड के अकॉर्डिंगली, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द फैक्ट्री, बट हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। चाहे आपका स्कूल है, वहां पे भी एप्लीकेबल होता है। आपको हर सब्जेक्ट डिफरेंट टीचर पढ़ाने आती है। ठीक है। सो जब एम्प्लॉयज रिपीटेडली टास्क को करता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे आपकी बीएससी की टीचर अलग होगी, अकाउंटेंसी की अलग होगी, इकोनॉमिक्स की अलग होगी, एंड शी स्पेशलाइज्ड इन हर ओन फील्ड। वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगी। दिस डिवीजन इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड सर्विस क्वालिटी। जिस काम को हम बार बार रिपीटेशन में करते हैं उसमें हमारी क्वालिटी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। सो सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है किसी में इतना अथॉरिटी होना कि वो किसी को ऑर्डर दे सके। ठीक है। अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं जो जो ऑर्डर दे सकते हैं दूसरों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी होते है ड्यूटी टू परफॉर्म सम वर्क। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको काम दिया गया, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू। अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी है कि आप आगे ऑर्डर दे सकते हो, काम करवा सकते हो। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू परफॉर्म द वर्क। सो फ्योल के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलती है। अगर मैं किसी पर्सन को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, तुझे ये सारा काम कंप्लीट करना है, और उसको कोई अथॉरिटी ना दूं, तो उससे वो काम बहुत डिफिकल्टी होगा। अगर मैं उसको अथॉरिटी भी दूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूं, दोनों दूं, सो इजीली वर्क को कैरी आउट कर सकता। If a manager has a responsibility, he must also responsible for the results. Similarly, responsibility without authority is meaningless. अगर किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लेकिन उसको अथॉरिटी ही नहीं दी, तो दैट इज मीनिंगलेस। लेट्स सपोज कि मैंने अपने स्टाफ को बोला है, या मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला है, हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है क्योंकि मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है। वो अपनी प्रोडक्शन को तो बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने इसको अथॉरिटी नहीं दी कि तो रॉ मटेरियल बाय कर। अब वो तो रॉ मटेरियल बाय नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगा? सो उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कैसे करेगा? सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड बाय हैंड जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है ओबीडियंस, रिस्पेक्ट करना, रूल्स को प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, कुछ नॉनसेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो हर एक बंदे को वहां पे रूल्स फॉलो करने हैं। कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे लंच ब्रेक है, तो सारा कुछ अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है। विदाउट डिसिप्लिन आप इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकते। सो इन शॉर्ट, द स्मूथ वर्किंग इट रिक्वायर्स गुड लीडरशिप, फेयर एग्रीमेंट एंड द इफेक्टिव सुपरविजन। नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, यूनिटी मतलब एक, कमांड, कमांड मतलब जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, सो दैट मीन्स कि हमें एक ही बंदा ऑर्डर दे सकता है। जब हमें दो लोग ऑर्डर देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा किसकी सुने और किसकी ना सुने। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक ही मैनेजर असाइन होगा और आप उसी की ही बात सुनोगे और किसी की नहीं सुनोगे।
एन एम्प्लॉय शुड रिसीव द ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, आप सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर रिसीव करोगे। ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मल्टीपल बॉसेस, तो वो इरिटेट हो जाएगा कि मैं किसकी बात सुनूं, किसका काम पहले करूं। साथ में क्या होगा, क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको दो बॉसेस से ऑर्डर मिल रहा है, आप एक की बात मान रहे हो, दूसरे की बात नहीं मान रहे हो, तो ईगो क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए शॉर्टकट में लिखा है तो आपको याद रहे। वन एम्प्लॉय शुड गेट द ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, जिसकी वजह से कंफ्यूजन अवॉइड होती है। जैसे एग्जांपल है, बैंक क्लर्क शुड रिपोर्ट ओनली टू द ब्रांच मैनेजर नॉट टू मल्टीपल ऑफिसर्स। सिर्फ एक बंदे की, एक मैनेजर की बात सुननी है आपने। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट मीन्स यूनिटी मीन्स वन। आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, दैट मीन्स आपके पास एक गोल होना चाहिए जिसपे आप काम कर रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपके पर्सनल गोल को रख के आप काम नहीं करते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को रख के आगे काम करते हो। सो ऑल एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय द मैनेजर एंड वन प्लान, एक प्लान के हिसाब से, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से आप काम करोगे। लोन रिलेटेड एक्टिविटीज अगर बैंक के अंदर हो रही है, शुड बी अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक है। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, टीम वर्क होगा, और अचीव द, आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव कर सकते हो। सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटाइज करना है, ना कि अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को। सो द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल, बैंक एम्प्लॉय शुड नॉट मिस यूज द कॉन्फिडेंशियल कस्टमर डाटा फॉर पर्सनल गेन। अगर आपको कस्टमर डाटा देता है बैंक में, सब डिटेल्स होती है उसके पास, आपके पास आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, तो आप अगर आपको जिस पर्पस के लिए लिया है आपने, उस पर्पस के लिए यूज करोगे, अपने पर्सनल मोटिव के लिए यूज नहीं करोगे। सो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करेगी, टीम वर्क, टीम स्पिरिट रहेगी, और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मींस कि आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं लेके आना, आपके लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है। रेम्युनरेशन का मतलब होता है फेयर वेजेस, सही ढंग से पैसा देना, सही पैसा जितना बनता है उतना पैसा प्रोवाइड करो अपने एम्प्लॉयज को, जिससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे, काम करेंगे। ठीक है। छुट्टियां नहीं करेंगे, टर्नओवर्स नहीं होंगे। सो एम्प्लॉय शुड बी फेयरली एडिक्वेटली पेड फॉर देयर सर्विसेज, जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको तुम पैसा प्रोवाइड करो। रेम्युनरेशन शुड सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसा अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो और एम्प्लॉयज आगे से कोई काम नहीं करे, या ऐसा भी नहीं है आपके एम्प्लॉयज ओवर टाइम कर रहे हैं फिर भी आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो। सो फेयर वेजेस आपको अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने चाहिए। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो आपको उसको ओवर टाइम के भी पैसा देने। ठीक है। तो सैलरी, बोनस, आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करना है आपका। उससे क्या होगा, आपका जो वर्कफोर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज है, वो मोटिवेटेड रहेंगे, और आपका टर्नओवर कम होगा। टर्नओवर मतलब जब एम्प्लॉयज छोड़ के जाते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो कम रहेगा। आपके एम्प्लॉयज रिटेन रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, कब रहेंगे, जब आप उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन नाम से याद रखो, सेंटर, जब एक ही बंदे के पास पावर है, वो सबको अथॉरिटी दे रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन के मतलब होता है जब वो अथॉरिटी सबको, सब में डिवाइड कर देता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, सिर्फ टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है, बाकी सारे उनको सुनेंगे, सिर्फ उसके पास अथॉरिटी, बाकी सारे काम करेंगे, वो ऑर्डर्स देंगे, बाकी सारे काम करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी अथॉरिटी शेयर कर दी है, मिडिल लेवल को भी अथॉरिटी मिली है और लो लेवल को भी अथॉरिटी मिली है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उतनी ही अथॉरिटी मिली है। सो डिसेंट्रलाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा काम आती है जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी क्रिएटिविटी वाली होती है। ठीक है। एग्जाम्पल, पॉलिसी बाय द हेड ऑफिस, रूटीन बाय द मैनेजर्स, क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग क्विक होता है। और एम्प्लॉय डेवलपमेंट, और एम्प्लॉय डेवलप होता है, एम्प्लॉय कैसे इंप्रूव होता है, जब वो अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा बड़ी एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे भी यूज होती है। सेंट्रलाइजेशन जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक शॉप होती है, वहां पे सेंट्रलाइजेशन यूज होती है, जहाँ पे पावर किसके हाथ में होती है, सिर्फ एक ही बंदे के पास होती है। अगला है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन को एक चेन से याद रखो कि एक चेन है जिसमें सबसे पहले टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लो लेवल है। इनका जो अथॉरिटी है वो ऐसे फ्लो करती है, सबसे पहली थोड़ी, सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है, टॉप लेवल के पास, उससे कम होती है मिडिल लेवल के पास, सबसे कम होती है लो लेवल के पास। और इनकी कम्युनिकेशन भी ऐसे फ्लो करती है, जो टॉप लेवल है वो किससे कम्युनिकेट करेगा, मिडिल से, मिडिल किससे करेगा, लो से, लो किससे बात करेगा, मिडिल से, मिडिल किससे बात करेगा, टॉप से बात करेगा। लेकिन अगर ड्यू टू सम इमरजेंसी, अगर लो को बात करनी है टॉप लेवल से, उसको ये चेन को तोड़ना है, उस सिचुएशन को हम गैंग प्लैंक कहते हैं। ठीक है। सो कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन,
ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है। जैसे प्रिंसिपल है, शी टॉक टू अ टीचर एंड टीचर टॉक टू अ स्टूडेंट। सो अथॉरिटी ऐसे बनी होती है, चेन में होती है। जैसे क्लियर कम्युनिकेशन रहती है और डिफाइंड अथॉरिटी लेवल, पता लगता रहता है किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, किसके पास कम है, उस सबसे ज्यादा कम किस में है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हर चीज ऑर्डर में रहनी चाहिए, हर बंदा ऑर्डर में रहना चाहिए। सो ऑर्डर का मतलब है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, सही इंसान को सही जगह पर तुमने रखना है। दैट मीन्स कि उस इंसान से वही काम कराना है जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है। ये नहीं कि आपको बंदे ने कुछ और करा हुआ है, आप उसे कुछ और करवा रहे हो, तो उससे एफिशिएंसी नहीं बनी जाएगी। सो ऑर्डर का मतलब है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस। राइट मटेरियल का मतलब है जो सामान जहां पड़ा रहता है उसको वहीं पड़े रहने देना चाहिए। जिससे क्या होता है, आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता। और सही पर्सन, आपने देखा होगा कि बैंक्स में भी क्या होता है, कैबिन्स होते हैं कि कैश का कैबिन है, ये एफडी वालों का कैबिन है, ऐसे कैबिन होते हैं, पर्सनल बैंकर्स के अलग कैबिन होते हैं। जिससे क्या होता है, पता लगता रहता है कि राइट पर्सन, सही बंदा कहाँ बैठा है। यू डोंट हैव टू फाइंड दैट पर्सन, आपको पता होता है किस पर्सन की क्या प्लेस है। ठीक है। जैसे प्रॉपर क्लासरूम अरेंजमेंट होती है, वैसे सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, और वेस्टेज नहीं होती, टाइम वेस्टेज नहीं होती, या रिसोर्स की वेस्टेज कह सकते हैं, नहीं होती। नेक्स्ट इज द इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को फेवर कर रहे हो, किसी को फेवर नहीं कर रहे हो। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। शुड नॉट बी इक्वालिटी, दे शुड बी इक्विटी। इक्विटी फेयरनेस होती है, इक्वालिटी तो सबको सबको सेम देना। इक्विटी का मतलब जिस हिसाब से जिसने काम किया उसको फेयर तरीके से प्रोवाइड करना। जिसने ओवर टाइम करा उसको बोनस प्रोवाइड करो, जिसने ओवर टाइम नहीं करा उसको बेसिक सैलरी प्रोवाइड करो। इक्वालिटी का मतलब है सबको बोनस देना। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जैसे जो काम कर रहे हैं उसको उतने हिसाब से पैसा प्रोवाइड करो। इट्स एन एग्जाम्पल, इक्विटी और इक्वालिटी। सो इक्विटी का मतलब है फेयरनेस एंड काइंडनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, सेम रूल्स फॉर द ऑल, एम्प्लॉय लॉयल्टी, हाई मोराल। ठीक है। लॉयल्टी रहेगी और मोराल रहेगा। ये नहीं कि कोई मैनेजर है तो आप उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हो, उसको फेवर कर रहे हो, और कोई एम्प्लॉय है, कोई नया एम्प्लॉय है, आप उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो। जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो सब पे एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं होता कि मैनेजर जो है वो 11-12 बजे आता है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं वो 9 बजे आ रहे हैं, फिर भी उनको डांट पड़ रही है। तो नो, जो टाइम है उसी टाइम पे आपको ना, दे शुड बी द फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। के बाद है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब है लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखो। जितना ज्यादा टर्नओवर होता है उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब होता है। क्योंकि देखो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी, उनको डेवलपमेंट दी, उनको सब कुछ प्रोवाइड करा, नाउ दे आर प्रॉपरली एफिशिएंट टू डू द वर्क। अब वो टर्नओवर, वो जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्टेज है, रिसोर्स वेस्टेज है। इसलिए आपको लो एम्प्लॉय टर्नओवर, ज्यादा लोगों को जाने नहीं देना चाहिए। आपको कैसे कर सकते हो आप, मोटिवेट करके अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखो। ठीक है। एम्प्लॉय शुड नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड और रिमूव, ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रांसफर नहीं करो, एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं करो, फिर उनको उसी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दोबारा प्रोवाइड करनी पड़ती है। स्टेबिलिटी बिल्ड्स द एफिशिएंसी। अगर कोई बंदा एक ही काम को काफी सालों से कर रहा है तो वो एकदम से एफिशिएंट हो जाता है उस काम में। आपने देखा होगा बैंक में जो बंदा कैश गिन रहा होता है 5-6 साल से, वो कैश गिनने में प्रो हो जाता है। सो एग्जाम्पल, रिटेनिंग द एक्सपीरियंस वर्कफोर्स। जो आपका एक्सपीरियंस वर्कफोर्स है, एक्सपीरियंस स्टाफ है, उसको रिटेन रखो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेबल करके रखो। एक्सपीरियंस वर्कर एंड रिड्यूस द ट्रेनिंग कॉस्ट, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस रहेगी, आपको ट्रेनिंग में बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इनिशिएटिव, आप लोगों को भी, जो एम्प्लॉयज हैं उनको मौका दो कि वो भी आपको न्यू आइडियाज प्रोवाइड करें। ठीक है। सो एनकरेज द न्यू आइडियाज। एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू गिव द सजेशंस एंड टेक इनिशिएटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलेशन बिल्डअप होता है। उनको थोड़ा पर्सनल रिलेशन बिल्डअप होगा कि यू आर ऑल्सो आस्किंग फॉर द सजेशंस। ठीक है। सो एग्जाम्पल, टीचर सुजेस्टिंग द एक्टिविटीज, इनोवेशन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है कि हमें हमें हमने भी पार्टिसिपेट किया, हमसे भी पूछा जा रहा है। ठीक है। सो वो मोटिवेटेड रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, टर्नओवर भी कम होता है इससे। स्पिरिट द कॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। टीम वर्क में काम करो, सबको मिलजुल के काम करो, एक यूनिटी बना के काम करो। ठीक है। तो स्पिरिट द कॉप्स का मतलब है टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए, ये नहीं कोई लड़ रहा है, कोई काम छोड़ के जा रहा है। सो देयर शुड बी यूनिटी
ठीक है, अमंग द एम्प्लॉयज। जैसे कि अगर ग्रुप वर्क इन द इवेंट, जैसे ग्रुप वर्क्स होता है इवेंट में, सारे मिलजुल के काम करते हैं। बेटर कॉपरेशन रहेगी और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, आराम से काम हो सकता है और जल्दी जल्दी काम हो सकता है, एफिशिएंटली काम होगा और रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन यही है कि फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिया, ही वांट कि सारे मैनेजर्स उसको फॉलो करें, वो गाइड करे अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।